गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो हम लोग बायो इनऑर्गेनिक में हम लोगों ने कल की क्लास में साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कंप्लीट कर लिया था, राइट? खुश रहो भैया, खुश रहो। गुड मॉर्निंग बेटा। कल हम लोगों ने साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कंप्लीट कर लिया था, राइट? और उसका मेनली फंक्शन हमने देखा था कि डाइऑक्सीजन को वाटर में कन्वर्ट कर रहा है। हेलो भैया, हेलो। और फिर बाकी चीजें हमने ये भी देख ली कि कौन कौन सी उसमें यूनिट्स होती हैं, उनका क्या फंक्शन होता है। पहली के जो दोनों यूनिट होती हैं, कॉपर ए और हमारे पास हीम ए, उसका काम उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का। बाकी की जो दोनों यूनिट होती है जो कि कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड होती है, जैसे कि साइटो कॉपर बी और हीम ए थ्री, उनका काम क्या होता है? दे इन्वॉल्व इन डाइऑक्सीजन बाइंडिंग, राइट? गुड मॉर्निंग भैया। तो वो लोग जो है फाइनली मिलके जो है डाइऑक्सीजन को किस में कन्वर्ट करती हैं? वाटर में कन्वर्ट करती हैं। हमने कैटालिटिक साइकिल भी देख ली थी कि आयरन 3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अराउंड घूमता रहता है। आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट? आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, आयरन 4। आयरन 5 मत करना, तो आपसे कभी एग्जाम में पूछे कि साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज में आयरन की कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है ओवरऑल, अगर उस कैटालिटिक साइकिल में पूछे या ड्यूरिंग कोर्स ऑफ रिएक्शन, तो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। 2 है, 3 है और 4 है, 5 नहीं है। ठीक है, राइट? और फंक्शन हमने देख लिया था उसका। और हाँ, ये सब चीजें ध्यान रखना कि वो मेम्ब्रेन बाउंड मेटालोएंजाइम है, राइट? और माइटो लास्ट मेंबर है किसका? रिस्पायरेटरी चेन का। ठीक है, पहले O2 ऑक्सीजन से जुड़ता है तो सुपर ऑक्साइड, फिर उसके बाद कॉपर जुड़ जाएगा तो पेरोक्साइड हो जाता है। ये सब चीजें तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विटामिन B12 के बारे में। ठीक है, तो अभी हमें पढ़ना क्या क्या है? विटामिन B12 पढ़ना है हमें, ठीक? और हमें पढ़ना है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, और पढ़ना है नाइट्रोजेनेज और फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये कुछ ज्यादा नहीं है, ये सब एग्जाम में आता है। ठीक है, चलो तो हम लोग शुरू करते हैं विटामिन B12 से, या अल्टरनेटली हम उसको कोएंजाइम B12 भी पढ़ेंगे। बस दोनों का मतलब अलग अलग होता है। मैं आपको समझा दूंगा कि कोएंजाइम B12 कॉमनली कब बोला जाता है, विटामिन B12 कब बोलता है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे विटामिन B12 के बारे में। विटामिन B12 या कोएंजाइम B12। ठीक है, राइट? अब देखो ध्यान से, सबसे पहले आए, देखो, इन 1948 एंटी परनीसियस एनीमिया, एंटी परनीसियस एनीमिया, ध्यान रखना, ये फैक्टर वाज आइसोलेटेड एंड crystallized and was named as विटामिन B12। कहां से किया गया था? लिवर से। ठीक है, तो 1948 में इसकी डिस्कवरी हुई। और पता है, इसके लिए कई सारे नोबेल प्राइज मिले। नाम हमें नहीं ध्यान रखना, बट अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 नोबेल प्राइज, कि कोई स्ट्रक्चर के लिए, कोई आइसोलेशन के लिए, कोई मैकेनिज्म के लिए, राइट? कई सारी चीजों के लिए इसमें कई सारे नोबेल प्राइज मिले सिर्फ इसी पे। सोचो कितना इंपॉर्टेंट होगा ये, कि 3 to 4, आई थिंक शायद 4 नोबेल प्राइज मिले इसी से रिलेटेड, सिर्फ कोएंजाइम B12 से रिलेटेड। ठीक, तो 9, तो ये एक्चुअली क्या है? देखो, एंटी परनीसियस एनीमिया फैक्टर, जिसको क्या नाम दिया गया? विटामिन B12। मतलब सिंपल ये है कि एक डिजीज होती है परनीसियस एनीमिया, जो कि विटामिन B12 की डिफिशियंसी से होती है, राइट? इसका मतलब विटामिन B12 अगर होगा तो डिजीज नहीं होगी। इसका मतलब विटामिन B12 क्या है? एंटी परनीसियस एनीमिया फैक्टर है। तो यही है एंटी परनीसियस एनीमिया फैक्टर, जिसको क्या बोलते हैं? विटामिन B12। तो यहाँ से एक चीज और क्लियर हो गया कि अगर विटामिन B12 की डिक्रीज हो जाए या डिफिशियंसी हो जाए तो कौन सी डिजीज होगी? परनीसियस एनीमिया। एनीमिया कहीं भी लिखा रहे, इसका सिंपल सा मतलब है वहां पर क्या हो गया? ब्लड की कमी हो गई है। ठीक है, राइट? इसका मतलब फिर प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाएगी, प्रॉपर फूड का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, फिर वीकनेस,
वीकनेस शुरू हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी नहीं मिलेगी तो वीकनेस शुरू हो जाएगी, अल्टीमेटली धीरे धीरे वो पर्सन जल्दी डेथ की तरफ जाएगा। ठीक है, अब एक दो चीजें देख लो, फंक्शन क्या है इसका, उसके बाद आगे पढ़ते हैं इसके बारे में सब कुछ। विटामिन बी 12 का फंक्शन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फंक्शन प्यूरिन लिखो यहां पर, कई सारे फंक्शन इसके। प्यूरिन पढ़ा होगा आपने, पिरीमिडीन एंड मिथियोनिन मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है। ये मिथियोनिन मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है, राइट। आपने एक चीज पढ़ा होगा, एक चीज सुने हो आपकी, ऐसा बोला जाता है कि कुछ एनोरोबिक, ऐसे बोला जाता है कि कुछ एनोरोबिक बैक्टीरिया की प्रेजेंस में मरकरी की टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसा सुने हो कभी? ऐसा बोला जाता है कि इन सम केसेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम एनोरोबिक बैक्टीरिया, जो हैवी मेटल्स है मरकरी, उसकी टॉक्सिसिटी बहुत बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? बिकॉज ऑफ एल्काइलेशन ऑफ मरकरी। मतलब क्या जुड़ जाता है वहां पर? मिथाइल ग्रुप, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? बायोमिथाइलेशन। सुने नाम? मिनीमाटा डिजीज सुने हो ना? मिनीमाटा डिजीज में मरकरी पॉइजनिंग की वजह से हुआ था ना। एक्चुअली वो मरकरी नहीं था, वो मिथाइल मरकरी कंपाउंड था। तो वो जो मरकरी था निकला था केमिकल्स फैक्ट्री से, वहां पे जो नियर बाई मोल्ड्स या जो बैक्टीरिया थे, उन्होंने उनको क्या कर दिया? उसका बायोमिथाइलेशन कर दिया। और बायोमिथाइलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? विटामिन बी 12 रिस्पॉन्सिबल है। तो जो मरकरी था ना, वो कन्वर्ट हो गया मिथाइल मरकरी में। मिथाइल मरकरी जो होता है वो ज्यादा सॉफ्ट करेक्टर का होता है। ऐसे देखो, ये मरकरी है मान लो, अगर मैं यहाँ पर CH3 माइनस लगा दूं तो क्या हो जाएगा? HgCH3 प्लस, यहाँ 2 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ 1 पॉजिटिव चार्ज है, ये ज्यादा सॉफ्ट हो गया ना भाई, क्योंकि आप CH3 लगा दियो, पॉजिटिव चार्ज कम करोगे, सॉफ्ट करेक्टर हो जाएगा। और ये जो सिस्टम था, सॉफ्ट का मतलब सिंपल क्या है? ये क्या हो रहा है? नॉन पोलर की तरफ जा रहा है। वैसे पोलर है ये, लेकिन इसके अंदर कौन सा करेक्टर आ रहा है? नॉन पोलर की तरफ, राइट। तो ये क्या करता है? ये स्किन को इजीली पेनिट्रेट कर देता है। ध्यान सुनो, ये स्किन भी तो हमारी मेनली क्या है? मेनली ये हाइड्रोफोबिक है ना। तो जब मरकरी का मिथाइल से रिएक्शन होता है, इसको बायोमिथाइलेशन बोलते हैं। तो ये जो सिस्टम हमारा बनता है, ये हाइड्रोफोबिक नेचर होने लगता है इसमें। जब हाइड्रोफोबिक नेचर होगा तो स्किन को इजीली क्रॉस कर जाएगा। स्किन को इजीली क्रॉस कर जाएगा तो इसका मतलब बॉडी के अंदर इजीली क्या कर देगा? पेनिट्रेट। ये उतना पेनिट्रेट नहीं करता, और स्किन को तो क्रॉस करता है, साथ में जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, BBB, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ये उसको भी क्रॉस कर जाता है, जिसकी वजह से ये हाईली टॉक्सिक होता है। तो जो मरकरी नॉर्मली कम टॉक्सिक होता है ना, कुछ बैक्टीरिया की प्रेजेंस में ये हाईली टॉक्सिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो बैक्टीरिया क्या कर देते हैं? इसका बायोमिथाइलेशन। और बायोमिथाइलेशन का काम कौन करता है? बैक्टीरिया के पास जो प्रेजेंट होता है, कौन? विटामिन बी 12। इसीलिए बोला जाता है इन सम केसेस या इन प्रेजेंस ऑफ सम एनारोबिक बैक्टीरिया, मरकरी की टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। समझ गए? ठीक है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं? बायोमिथाइलेशन ऑफ मरकरी। और जो मिनीमाटा डिजीज हुआ था जापान में, वो सिर्फ वो मरकरी की वजह से इतनी पॉइजनिंग नहीं हुई थी, वो मिथाइल मरकरी की वजह से हुई थी। जो भी, गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो हुआ क्या था वहां पे? ये बना था मिथाइल मरकरी। तो जो फिशेस थी ना वहां, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर है इसमें, तो फिशेस की जो स्किन है ना, उनको क्रॉस कर गया ये, और ज्यादा कंसंट्रेशन में क्रॉस कर गया। ऐसे नॉर्मली अगर मरकरी 2+ होता तो उतनी कंसंट्रेशन फिशेस के अंदर नहीं होती, इसकी माइनर कंसंट्रेशन होती, लेकिन बन गया मिथाइल मरकरी। तो जो उस वे के पास जो फिशेस थी, उनके अंदर ये पेनिट्रेट कर गया। फिर उन फिशेस को जिन जिन ने खाया, सबके पास ये चला गया बॉडी के अंदर। और ये क्या होता है? ये बहुत, मतलब बहुत ही जो है टॉक्सिक चीज है, राइट। सिंपल सी बात है, ये जो मरकरी है ना, ये जो बॉडी के अंदर अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनमें सल्फर ग्रुप होता है, जैसे सिस्टीन, ये उससे स्ट्रांगली बाइंड करता है। क्यों बाइंड करता है? क्योंकि सल्फर भी सॉफ्ट है, मरकरी भी सॉफ्ट है। तो जब उससे बाइंड कर देगा तो उसके, ऐसा कर सकता है कि प्रोटीन की कन्फर्मेशन में चेंज कर दे, तो एंजाइम की एक्टिविटी को बदल दे, राइट। इस तरह से सिस्टम टॉक्सिसिटी क्रिएट कर इस तरह से सिस्टम टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देता है। और टॉक्सिक होने का सिंपल सा मतलब है
इसका मतलब क्या करेगा वो फाइनली, और ज्यादा असर पड़ता है इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। इसीलिए जनरली क्या होता है ना, जब आप कभी पढ़ना कि मरकरी में क्या होता है, मरकरी में देखोगे आप ज्यादातर जो ब्रेन है ना ये काम करना, मतलब ब्रेन में प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक साइंटिस्ट के बारे में। एक लेडी थी कोई, वो इसी टॉक्सिक मेटल पे काम कर रही थी। ठीक है, तो ग्लव्स पहन के वो काम कर रही थी, तो उन्हें ऐसा लगा कि मतलब ये नॉर्मली ये तो पोलर सिस्टम है, ग्लव्स जो होता है किसका होता है, वो प्लास्टिक मटेरियल मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल का, राइट। तो उन्हें उन्हें ये लगा होगा कि ये जो है क्रॉस नहीं करेगा, लेकिन ये जो सिस्टम था ना, ये मिथाइल मरकरी, ये जो है उस ग्लव्स को क्रॉस कर गया, राइट। उनको पता नहीं चला तुरंत। ये 6 महीने बाद धीरे धीरे जब ये क्रॉस कर गया, तो धीरे धीरे इसने अपना सच दिखाना शुरू हुआ। 6 महीने बाद उनकी उंगलियां ना टेढ़ी होने लगी। सोचो कितना डरावना रहा होगा। राइट, उनका ब्रेन जो है हैंग होने लगा, आंखों से कम दिखना शुरू हो गया, और 6 से 7 महीने के बाद में उनकी डेथ हो गई। अब सोच लो कितना टॉक्सिक है। वो पर्सन नहीं बच पाया जो टॉक्सिक मेटल पे स्टडी कर रहा था। वो लेडी की डेथ हो गई, साइंटिस्ट थी वो, और किस पे काम कर रही थी, वो टॉक्सिक मेटल पे ही काम कर रही थी, राइट। तो क्यों था वो, इसकी वजह से, क्योंकि ये सिस्टम जो है नॉन पोलर की तरफ जा रहा है, सॉफ्ट करेक्टर की तरफ जा रहा है, तो जो ऑर्गेनिक सिस्टम उसको क्रॉस कर जाता है। ठीक है ना। तो इसका मतलब यहां मैं लिख सकता हूं ना कि बायोमिथाइलेशन का भी काम करता है विटामिन बी 12, राइट। यहां लिख देंगे बायोमिथाइलेशन, बायोमिथाइलेशन, राइट। एक चीज और देखो, जो राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है उसको कन्वर्ट करता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड में, राइट। इसका मतलब ये न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस में भी पार्टिसिपेट करता है। सही बात है कि नहीं, राइट। किसमें किसमें, सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, राइट, ये काम करता है। एक चीज और ध्यान से सुनना, देखो अभी हमने लिखा था कि विटामिन बी 12 की वजह से परनीसियस एनीमिया डिजीज होती है। एनीमिया का मतलब ब्लड की कमी। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो है, अच्छा एक चीज ध्यान सुनो, ये बताओ कि जो ब्लड में आरबीसी होती ना, रेड ब्लड सेल्स, अगर एनीमिया हो रहा है मतलब ब्लड की कमी हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये जो है ब्लड के फॉर्मेशन से रिलेटेड होगा कि नहीं। खुद से सोचो कि अगर इसकी वजह से ब्लड की कमी हो रही है, तो इसका मतलब विटामिन बी 12 कहीं ना कहीं ब्लड की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होगा कि नहीं। तभी तो हो रहा है, कुछ ना कुछ तो कर रहा होगा, बिल्कुल राइट। तो जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स, नेचुरल रेड ब्लड सेल्स, उनकी सिंथेसिस में इसका बहुत ही एक्टिव रोल है, राइट। मैं भी आगे आपको और बताऊंगा इसके बारे में। तो यहां सिंथेसिस ऑफ नेचुरल रेड ब्लड सेल्स, राइट। कई सारे एंजाइम ऐसे होते हैं जिनकी एक्टिविटी के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। अगर इस पार्ट को हटा दोगे तो वो एंजाइम काम नहीं करेगा। यहां लिख देता हूं मैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिविटी ऑफ मेनी एंजाइम्स लाइक, इधर आगे लिखता हूं मैं, मिथाइल मैलोनिल कोएंजाइम ए म्यूटेज। अभी आपको उसका फंक्शन भी मैं आगे बताऊंगा, ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है। एक ये देख लो, दूसरा मिथाइल टेट्रा हाइड्रोफोलेट ऑक्साइडो रिडक्टेज। अगला राइबो न्यूक्लियोटाइड। परेशान मत हो, मैं ये भी बताऊंगा, ये भी बताऊंगा, ये भी बताऊंगा, ठीक है। सबका फंक्शन अभी समझ में आ जाएगा, मेन फंक्शन में आते हैं लोग, ठीक है। राइबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज। अभी आप ध्यान से सुनना, जब पढ़ोगे ना अब आगे,
तो इसका भी फंक्शन आपको पता चल जाएगा, इसका भी फंक्शन पता चल जाएगा, इसका भी। तीनों इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है आरबीसी के लिए, ये इंपॉर्टेंट है बायोमिथाइलेशन के लिए, और ये इंपॉर्टेंट है जब आरएनए कन्वर्ट होता है डीएनए में। नाम देखो क्या लिखा है, राइबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज। इसका मतलब जो राइबो न्यूक्लियोटाइड होता है दैट इज आरएनए, उसको रिड्यूस कर देगा। रिड्यूस करने का मतलब क्या करता है, उसको ऑक्सीजन वहां से निकाल देता है। ऑक्सीजन का निकलना भी तो रिडक्शन है ना। आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करता है ये, राइट। क्योंकि आरएनए को क्या बोलते हो आप, राइबो न्यूक्लिक एसिड, उसको डीएनए क्या बोलते हो, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी का मतलब बिना ऑक्सीजन के, तो इसका मतलब आरएनए से ऑक्सीजन निकला तो डीएनए बना। तो ये क्या करेगा, आरएनए से ऑक्सीजन निकलने का मतलब है आरएनए का क्या हुआ, रिडक्शन। तो राइबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज क्या करता है, वही ऑक्सीजन को निकालता है। अगर ऑक्सीजन को निकाल देगा तो आरएनए का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। समझ गए। तो अभी इन सबका फंक्शन हम लोग देखेंगे, राइट। तो ये फंक्शन है इसके। बाकी कुछ और जो काम इनके अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन सी रिएक्शन को ये लोग कैटालाइज करते हैं। इतनी बात समझ में आती है, इतनी बात समझ में आती है, यस या नो। इतनी बात तो समझ में आती होगी ना। अब एक चीज ये भी जान लो कि अगर इसका एक्सेस हो जाए तो क्या होगा, ठीक है। अगर ये ज्यादा हो जाए तो पहले डिफिशियंसी लिख देते, ठीक है, बाद में पूरा फंक्शन पढ़ेंगे। डिफिशियंसी अगर हो जाए विटामिन बी 12 की तो क्या होगा, ये जरूर ध्यान रखना। एक डिजीज होती है, क्या बोलते हैं उसको, परनीसियस एनीमिया। परनीसियस एनीमिया, ठीक है। दूसरा, कैरेक्टरिस्टिक्स लेजन ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाती है। बट इंपॉर्टेंट हमारे लिए कौन है, परनीसियस एनीमिया इंपॉर्टेंट है। ये तो हुई डिफिशियंसी की बात। अगर एक्सेस हो जाए तो भी प्रॉब्लम है, तो यहां लिख लेंगे एक्सेस से क्या दिक्कत है वो भी जानो, ठीक है। एक्सेस ऑफ विटामिन बी 12, एक्सेस में देखो क्या होता है, ये सुने होगे ना आप, कोरोनरी फेल्योर, कोरोनरी फेल्योर, हार्ट अटैक है ये, राइट। एक होता है पॉलीसाइथीमिया। इसमें क्या होता है, जो आरबीसीज होती है ना उनकी साइज बड़ी हो जाती है, राइट। तो ये डिफिशियंसी की वजह से होता है, और ये क्या होता है, एक्सेस की वजह से, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है परनीसियस एनीमिया, ये ध्यान रखना, ठीक है। इतनी बात हो गई हो तो हम लोग फिर आगे अब शुरू करते हैं विटामिन बी 12 के बारे में, और स्ट्रक्चर जानते हैं क्या है, कौन सा मेटल होता है, राइट। ठीक है, बताओ हो गया। आराम से पढ़ो, एग्जाम में क्वेश्चन आता है इससे, तो कई बार आया है। और अभी फंक्शन जानने के बाद आपको तो पता ही चल गया इंपॉर्टेंट है कि नहीं है ना। अरे कोई लोग बोल दिया करो यस या नो, ठीक है। हो गया। चलो ठीक है, देखते हैं, देखो जरा, देखो पहले एक चीज सीखो आप, ठीक है। पहली चीज विटामिन बी 12 के बारे में पहले ये पढ़ेंगे हम लोग कि विटामिन बी 12 है क्यों, क्योंकि क्यों है वो हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो ये फंक्शन ब्लॉक हो जाएंगे, राइट। देखो कई सारे सवाल हैं विटामिन बी 12 से रिलेटेड, अगर आप पहले उन सवालों को जान लोगे ना उसके बाद इसको पढ़ोगे तो मुझे लगता है फिर आपको ये टॉपिक पूरी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। हमेशा ध्यान रखो, किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए। देखो एक आप जानते हो ना कि बोला जाता है विटामिन बी 12 क्या है, ओनली नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, राइट। बोलते हैं ना विटामिन बी 12 जो है ओनली नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, जो नेचर में होता है, राइट। पहला सवाल ये है कि नेचर में
ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड फिर हैं क्यों नहीं, एक ही क्यों है? नेचर में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्यों नहीं है? पहला सवाल। जैसे होता है ना कि दिस इज द ओनली नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, तो सवाल ये है कि अच्छा ये एक ही है, मतलब नेचर में जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है या नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वो क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम देखें जितने भी अभी तक हमने पढ़े थे उनमें से हमको यही मिला है। बाकी हमने साइटोक्रोम पढ़ा, पेरोक्सिडेज पढ़ा, हीमोग्लोबिन पढ़ा, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कई सारे एंजाइम, उनमें से कोई भी नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। तो पहला सवाल ये कि नेचर में नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की इतनी कमी क्यों है? समझ में आ रहा है? समझ रहे हो? ये तो आपको पता होना चाहिए ना कि ये सिंपल बोल दिया गया कि एक ही नेचर में, तो आपके दिमाग में ये नहीं, अच्छा एक ही नेचर में क्यों, बाकी क्यों नहीं है, ज्यादा लोग क्यों नहीं, क्यों कम लोग हैं? समझ रहे हो? दूसरा, विटामिन बी 12 आगे अभी आप पढ़ोगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि हमने जो पढ़ा था, हीमोग्लोबिन पढ़ा था, साइटोक्रोम पढ़ा था, पेरोक्सिडेज पढ़ा था, कटलेज पढ़ा था, वहां पे जो हमारा लिगैंड था क्या था, वो पोरफायरिन, राइट? लेकिन यहाँ पर एक लिगैंड है कोरिन, तो सवाल ये कि वहां पर पोरफायरिन था, यहाँ कोरिन क्यों है? विटामिन बी 12 में कोरिन क्यों है, राइट? और अगर अभी तक हमने जितने भी एंजाइम पढ़े या जितने भी सिस्टम पढ़े या आगे जो भी पढ़ेंगे उनमें से कहीं भी कोबाल्ट नहीं है, राइट? तो एक सवाल ये भी उठता है कि इस पर्टिकुलर सिस्टम में कोबाल्ट क्यों है, बाकी जगह कोबाल्ट क्यों नहीं है? तो अगला सवाल, वाई कोबाल्ट? कोबाल्ट ही क्यों, आयरन क्यों नहीं हो गया, वाई नॉट आयरन? अगला सवाल, जो लिगैंड है इसमें आप देख रहे यहाँ पे भी देखोगे जो 5 सिस्टम में जो आपका 5th एक्सियल लिगैंड है, आपका 5th एक्सियल लिगैंड है डाइमिथाइल बेंजइमिडाजोल। नॉर्मल केसेस में हमने देखा था कि कहीं पे हिस्टिडीन था, कहीं पे जो है साइटोसिन था, और कहीं पे टाइरोसिन था, राइट? यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट है ना? तो उसका भी रोल देखेंगे, रोल ऑफ डाइमिथाइल बेंजइमिडाजोल या ट्रांस एक्सियल लिगैंड, ट्रांस एक्सियल लिगैंड, उसका काम क्या है? ठीक है। और एक चीज आपको जाननी चाहिए कि क्या जो प्रोटीन चेन इसमें है सिस्टम में, अगर मैं उसको हटा दूं तो क्या होगा, राइट? रोल ऑफ प्रोटीन चेन, उसका कुछ रोल है या नहीं है? और अगर प्रोटीन चेन नहीं होगा तो इसकी एक्टिविटी में क्या फर्क पड़ेगा? और सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, ध्यान से सुनो, देखो कोबाल्ट 3 जो होता है, इसमें कोबाल्ट 3 आपको देखने को मिलेगा, कोबाल्ट 3 होता है इनर्ट। क्यों? क्योंकि कोबाल्ट 3 D6 लो स्पिन होता है मोस्टली केसेस में, और D6 लो स्पिन क्या होता है, इनर्ट। इनर्ट का मतलब स्लो रिएक्शन, स्लो रिएक्शन। लेकिन आपको पता है यही कोबाल्ट 3 प्लस विटामिन B12 के अंदर बहुत फास्ट रिएक्शन देता है। तो ऐसा क्या हो गया कि जो एक सिस्टम एक्वस मीडियम में हाईली इनर्ट था, वो विटामिन B12 के अंदर आने के बाद या कोएंजाइम में आने के बाद वो इतना ज्यादा एक्टिव हो गया, इतना ज्यादा फास्ट रिएक्शन शो कर रहा है। क्योंकि अगर फास्ट रिएक्शन नहीं शो करेगा तो जो रेट ऑफ रिएक्शन से स्लो होगी। तो मान लो हमें किसी चीज की जरूरत है, हमारी बॉडी उसको सिंथेसाइज ही नहीं कर पा रही जल्दी, तो इसका मतलब बॉडी की एक्टिविटीज या बॉडी के फंक्शन या उस पर डिपेंडेंट जितने भी काम होंगे सारे के सारे क्या हो जाएंगे, वो स्लो हो जाएंगे। या अल्टीमेटली ऐसा हो सकता है कि फाइनली उनकी कमी हो जाए तो डिजीज हमें क्रिएट हो जाएगी। मतलब अगर इसके हिसाब से रिएक्शन चलेगा जैसे इनर्ट है, स्लो रिएक्शन, तो कभी ये काम ही नहीं कर सकता। तो ये वैसे तो इनर्ट होता है, लेकिन कोएंजाइम B12 में ये बहुत फास्ट रिएक्शन देता था। ऐसा क्या हो गया कि जो वाटर में सिस्टम इनर्ट है वो यहाँ आके क्या हो गया, लेवाइल? ऐसा क्यों है? अगर आप इतने सवालों के जवाब पालोगे ना तो आपको ये चैप्टर पूरी तरह, ये जो टॉपिक है ना, पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि क्यों पढ़ रहे हो आप, क्यों कोबाल्ट है, क्यों पोरफायरिन है, एक्सियल क्या क्या रोल है, राइट? क्यों इनर्ट हमारा सिस्टम जो है लेवाइल हो गया, और क्यों यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होती है, जबकि कोबाल्ट 3 प्लस तो स्लो रिएक्शन करता है, लेकिन यहाँ पर रिएक्शन फास्ट क्यों हो रही है? बायो इनऑर्गेनिक का होगा भैया अभी, ठीक है? अभी कुछ क्लासेस अभी और हैं, ज्यादा नहीं है कुछ क्लासेस, लेकिन अभी है, ठीक है?
चलो अब हम लोग शुरू करते हैं स्टडीज के। ठीक, देखो इधर, देखो मैंने एक पहले ही बात बोली थी आप लोग से, आप क्लास में प्लीज पेशेंस बना के रखो। ठीक है, जब आप ऐसे बोलते हो ना, मुझे लगता है छोड़ो यार, ठीक है ऐसे पढ़ा दो, चलने दो, ऐसे बता दो ये होता है वो होता है, क्या जरूरत है इतना कुछ करने की। ठीक है ना, एक्चुअली आपके अंदर भी तो थोड़ा बहुत होना चाहिए, हमें सीखना है, राइट। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको सब चीजें बता दूं, देखो ये चीज आप पढ़ रहे हो तो इसका रीजन ये है, ये इसलिए होता है, ये इसलिए होता है, इसलिए होता है, ये सबको याद ना करना पड़े। ठीक है, अगर आप लोग को ये लगेगा कि नहीं बहुत बड़ा हो जा रहा है, तो सिंपल मैं तो वही कर दूंगा कि सिंपल की भैया ठीक है, देखो कोएंजाइम B12 में कोबाल्ट है, ये पोरफायरिन है, ये लिगैंड है, ये पढ़ लो, हो गया इसका ये फंक्शन, इसका बात खत्म। ठीक है, चलो अभी होगा जी कुछ थोड़ा लेक्चर अभी और होगा। ठीक है, अभी देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस है, फोटोसिंथेसिस है, और और हमारा बचेगा नाइट्रोजनेज के बारे में। ठीक है, इतना हमें पढ़ना है। ठीक, चलो देखो स्ट्रक्चर आप पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव साइट ऑफ विटामिन B12, या स्ट्रक्चर ऑफ विटामिन B12 एक ही बात है। ठीक है, मेनली हम एक्टिव साइट की बात करेंगे क्योंकि हमें वहीं से मतलब है ज्यादा। तो पहला सवाल ध्यान रखना इसे, ठीक है, इट इज ओनली, एक स्टेटमेंट ध्यान रखना, नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ओनली नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, सेकेंड देखो इसमें होता क्या है, जो कोबाल्ट 3+ है वो किससे जुड़ा होता है, 4 नाइट्रोजन से, किसके, कोरिन रिंग के। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम कोबाल्ट 3+ is coordinated to 4 nitrogen of macrocyclic ligand, जिसका नाम क्या है, called कोरिन, macrocyclic ligand named as या called कोरिन। ये नाम ध्यान रखना, इसमें जो लिगेंड है क्या है, वो कोरिन है। कोरिन क्या है, ये मॉडिफाइड पोरफायरिन है, जिसमें दो पायरोल सिस्टम के बीच का मिथाइल ब्रिज क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, राइट। तो यहां लिखेंगे कोरिन के बारे में, कोरिन इज modified porphyrin in which one of the methine bridge, ये ब्रिज, राइट, मिथाइन ब्रिज बोलते हैं इसको, one of the methine bridge between pyrols is missing। और एक चीज ध्यान रखना, ये लेस कॉन्जुगेटेड भी है, ऑल्सो ऐसे लिख लेना, इट इज ऑल्सो लेस कॉन्जुगेटेड देन पोरफायरिन। तो दो चीजें हैं डिफरेंट, एक पायरोल सिस्टम के बीच का मिथाइन ब्रिज गायब है, और सेकंड क्या है, ये लेस कॉन्जुगेटेड है, लेस कॉन्जुगेटेड देन पोरफायरिन। तो सिस्टम में क्या है, कोबाल्ट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, पोरफायर उसके साथ एक 4 डोनर एटम्स नाइट्रोजन से क्या लगा है, लिगैंड कोरिन, राइट। कोरिन क्या है, एक माइक्रोसाइक्लिक सिस्टम है, गुड मॉर्निंग बेटा, एक माइक्रोसाइक्लिक सिस्टम है। ठीक है,
वो मॉडिफाइड पोरफायरिन है, उसमें क्या है कि जो पाइरोल के बीच में जो मिथाइन ब्रिज है वो नहीं है, ठीक है। और एक चीज, पोरफायरिन के कंपैरिजन में जो कोरिन है क्या है, वो लेस कॉन्जुगेटेड है। यही में एक चीज और लिख सकते हैं इसी में हम, कि अगर लेस कॉन्जुगेटेड होगा तो क्या होगा, मोर फ्लेक्सिबल। भाई सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन होगा हर बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा, और डबल बॉन्ड करेक्टर होगा इसका मतलब क्या है कि वो फ्लेक्सिबल नहीं होगा सिस्टम। लेकिन अगर कॉन्जुगेशन कम हो गया तो बॉन्ड में कैसा करेक्टर रहेगा, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड क्या होता है, मोर फ्लेक्सिबल होता है। ऐसा लिख सकते हैं ना कि जो कोरिन रिंग है वो पोरफायरिन से ज्यादा फ्लेक्सिबल है। सही बात है कि नहीं, यहां मैं लिख सकता हूं ना, thus कोरिन रिंग इज मोर फ्लेक्सिबल देन, कोरिन रिंग इज मोर फ्लेक्सिबल देन पोरफायरिन। ठीक है, तो देख लेते हैं हमारे पास कैसा होता है सिस्टम। ये देखो यहां पर N N, यहां नाइट्रोजन, ध्यान से देखो जरा, ये मिथाइन ब्रिज को इंडिकेट करता है, ये और ये। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे नहीं है ना, इधर देखो जरा ध्यान से देखो, ये जो CH ग्रुप है ना, ये यहाँ वाला, यहाँ डबल बॉन्ड होता है, ये CH ग्रुप, ये CH ग्रुप, ये CH ग्रुप, यहाँ पे नहीं है। वो 4 होते हैं पोरफायरिन में, 1 2 3, और यहाँ एक होता है 4, यहाँ वाला गायब है। वो समझ गए। कॉन्जुगेशन देखो, यहाँ 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 और यहाँ, सिर्फ इतना ही कॉन्जुगेशन है। जबकि पोरफायरिन में क्या होता है, बहुत ज्यादा कॉन्जुगेशन होता है। ठीक है, और यहाँ सेंटर में क्या होगा, कोबाल्ट, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऐसे। ठीक है, इस पे बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट लगे होते हैं। तो ये जो रिंग यहाँ पे मैंने दिखाई, ये कौन सी रिंग है, ये कोरिन रिंग है। ठीक है, और कोबाल्ट यहाँ पे क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। यहाँ जो 5th कोऑर्डिनेशन साइट इसकी है, यहाँ पे लगा होता है, यहाँ लगा होता है एक लिगैंड जिसको बोलते हैं हम लोग बेंज इमिडाजोल। राइट, यहाँ CH3, यहाँ CH3, ये क्या है, दिस इज डाई मिथाइल बेंज इमिडाजोल। ये 5 कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, डाई मिथाइल बेंजिमिडाजोल यहाँ पे लगा हुआ है, जो 6 लिगैंड होता है। और देखो इस पूरे 5 कोऑर्डिनेट सिस्टम को, इस पूरे 5 कोऑर्डिनेट सिस्टम को बोला जाता है, जो 5 कोऑर्डिनेटेड सिस्टम है, इसको हम लोग बोलते हैं कोबालामिन। क्या बोलते हैं इसको, कोबालामिन। तो कहीं कोबालामिन है, इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, वो 5 कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहा है। तो ये हमारे पास कोरिन हो गया। राइट, यहां पर क्या है, नाम ध्यान रखना इसका, जैसे हीमोग्लोबिन में क्या होता है, इमिडाजोल, राइट, सिस्टीन, बाकी ना ना, नॉट स्टेबिलिटी, बिकॉज इसका जो काम है ना, अभी पढ़ाएंगे बेटा, मैंने जितने क्वेश्चन पीछे दिए थे मैं सबका जवाब दूंगा अभी। ठीक है, ये ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर यहाँ पर पोरफायरिन हो गया तो जो ये काम करता है वो काम नहीं कर पाएगा। ये पोरफायरिन होती है रिजिड, लेकिन कोएंजाइम B12 का जो फंक्शन है, विटामिन B12 का जो फंक्शन है, उसके लिए ये जरूरी है कि रिंग फ्लेक्सिबल हो। अगर फ्लेक्सिबल नहीं होगी तो इसकी ये अपनी एक्टिविटी शो नहीं कर पाएगा। डोंट वरी, अभी मैं आगे सब कुछ समझाऊंगा, परेशान मत हो। मैंने जितने भी क्वेश्चन लिखे थे मैं सबका जवाब दूंगा। ठीक है, स्टेबिलिटी की वजह से नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नेसेसरी है। अगर वो नहीं होगा तो ये जो इसका काम है, आइसोमेराइजेशन, राइट, ठीक है, इसका काम है जो है डिहाइड्रेशन, डीएमिनेशन, ये सब नहीं कर पाएगा वो। राइट, मैं समझाऊंगा अभी पर आराम समझाऊंगा। एक्चुअली बीच में कोई कमेंट कर देता है कि कब खत्म होगा, तो फिर मेरा दिमाग और चला जाता है। नहीं तो मैं भी आपको समझाने वाला था कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड यही क्यों है, बाकी लोग क्यों नहीं है, क्यों रेयर है नेचर में। अब बोल उसमें कमेंट लिख देते, मेरी निगाह वहां चली जाती, फिर सोचता चलो ठीक है नॉर्मल पढ़ा दो चीजें। खैर मैं आपको बता दूंगा वो बात भी कि नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का नंबर कम क्यों है। ठीक है, और ये वाला स्टेबल क्यों है। इधर देखो,
जो 6 कोऑर्डिनेशन साइट होती है, यहां पर डिफरेंट काइंड ऑफ लिगेंड हो सकता है। देखो इधर, यहां पर एक्स मान लेते हैं हम। अब देखो एक्स अगर हमारा वाटर हो जाए तो इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो ये कोबालामिन था ना 5, अगर वाटर होगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसको बोलेंगे एक्वा कोबालामिन। अगर एक्स हमारा वाटर हो जाए तो क्या नाम होगा? एक्वा कोबालामिन। अगर एक्स हमारा Cn माइनस हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? साइनो कोबालामिन। जो भी लिगेंड वहां पे लग रहा है उसके हिसाब से नाम, साइनो कोबालामिन। अगर एक्स हमारा OH माइनस हो जाए तो, या CH3 लिख देते हैं, CH3, तो क्या नाम हो जाएगा? मिथाइल कोबालामिन। ये बात समझ में आ रही है कि डिपेंडिंग अपॉन एक्स कोबालामिन का नाम अलग अलग हो जाएगा। ठीक, डिपेंडिंग अपॉन एक्स इसका नाम अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, एक्स जो है अगर हो जाए 5 डैश डिऑक्सी एडिनोसिल तो इसको बोलते हैं को एंजाइम B12। अब एक चीज यहां ध्यान रखना, इसमें मैंने जितने भी लिखे हैं ध्यान से सुनो, चाहे मैं इसको लिखा हूं, चाहे मैं इसको लिखा हूं, चाहे इसको, एक चीज आपको दिख रहा होगा कि जब Cn माइनस लगेगा तो कोबाल्ट और मेटल के बीच में बॉन्ड बनेगा कि नहीं? अगर X की जगह पे Cn माइनस लग जाए तो कोबाल्ट और मेटल के बीच में बॉन्ड बनेगा कि नहीं? और जब मेटल और कार्बन के बीच में, कोबाल्ट और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा, जब मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनता है तो उसको क्या बोलते हो आप? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, राइट? तो हम ये मान सकते हैं ना कि जब कोबाल्ट के साथ Cn लगा हो, जब कोबाल्ट के साथ मिथाइल लगा हो, जब कोबाल्ट के साथ 5 डिऑक्सी एडेनोसिल लगा हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलेंगे कि नहीं? या नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलेंगे कि नहीं? यस भाई, Cn माइनस में कार्बन से जुड़ेगा, CH3 में कार्बन से जुड़ेगा, डिऑक्सी एडेनोसिल में कार्बन से जुड़ेगा, तो जब ये लोग लगे होंगे तो उसको नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोल सकते हैं कि नहीं? बोलो। नहीं बोल सकते। सुनो क्यों? Cn माइनस ना बॉडी के अंदर नहीं होता है, ये बायोलॉजिकल सिस्टम में नहीं होता। ये कब लगता है? जब इसको सेपरेट किया जाता है। हमने लिखा था ना कि एंटी परनीसियस एनीमिया वाज सेपरेटेड, तो जब सेपरेशन की जो टेक्निक होती है ना, उस टाइम पे Cn माइनस लगता है। ये हमारी बॉडी के अंदर Cn माइनस लगा नहीं होता है। चलो एक चीज ध्यान से सुन लो इधर, पहले इतना नाम लिखो, मैं आपको समझाता हूं। हो गया इतना? अगर यहां पर OH माइनस हो जाता तो क्या हो जाता? हाइड्रोक्सी कोबालामिन। ठीक है, तो OH माइनस भी लगा सकते हो आप। अब इधर देखो एक चीज, देखो इधर समझो, यहां पे इधर देखो, हमने कहा CH3 है तो मिथाइल कोबालामिन, समझना जरूरी है। ठीक है, Cn माइनस है तो साइनो कोबालामिन, राइट? 5 डैश डिऑक्सी एडेनोसिल है तो, स्ट्रक्चर बना देता हूं अभी इसका क्या होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कोएंजाइम B12। आपसे पूछे अगर कि नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कौन है, देखो ना CH3 भी है, Cn भी है, यहां भी, ये भी कार्बन डोनर है। ठीक है, देखो क्या होता है, स्ट्रक्चर देख लो इसका, 5 डिऑक्सीडोसिल होता है ये होता है 5 डिऑक्सी, यहां ये लगा होता है ऐसे, ऐसे थोड़ा, ये यहां पर OH, यहां पर H, यहां पर OH, यहां पर H, यहां पर H, यहां पर CH2। ये ग्रुप जो है किससे लगा होता है? यही लगा होता है किसके साथ? ये लगा होता है कोबाल्ट के साथ। ये है 5 डैश डिऑक्सी एडेनोसिल। ठीक है,
अब देखो, आपसे अगर पूछे कि जब नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कौन होगा, जब मिथाइल लगा हो, जब साइनो लगा हो, जब 5 डिऑक्सी एडेनोसिन लगा हो, क्या जवाब दोगे आप? तीनों होंगे। अगर आपसे पूछे कि बताइए कोबालामिन में CN लगा है, कोबालामिन में CH3 लगा है, कोबालामिन में 5 डिऑक्सी एडेनोसिन लगा है, तो नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कौन है? तीनों है या कोई एक है इसमें से? समझ रहे हो मैं क्या पूछ रहा हूं? तीनों के पास कार्बन है ना? ध्यान से सोच के जवाब दो। कार्बन तो तीनों के पास है ना? गलत मत करना, बताओ क्या तीनों के तीनों है? अगर पूछे ना तीनों तीनों का ही बॉन्ड बनेगा, ध्यान से सुनो, देखो तो आंसर ये मत लिखना, आंसर ये मत लिखना, ये लिखना सिर्फ यही है जो 5 डिऑक्सी एडेनोसिन है ना, ये बॉडी के अंदर होता है, राइट? ये सेपरेशन के टाइम पे लगता है, तो ये है नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कोएंजाइम B12, नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। समझ रहे हो? ध्यान से सुन लो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। CN माइनस कब लगता है? CN माइनस हमारी बॉडी के अंदर या जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी के अंदर नहीं होता। CN माइनस जब विटामिन B12 को सेपरेट किया जाता है ना, तो सेपरेशन के टाइम पे लगता है वो, ठीक है? और जो मिथाइल है वो जब ट्रांसफर, जब रिएक्शन कर रहा होता है, देखो ध्यान सुनो, मान लो किसी सिस्टम को मिथाइल ट्रांसफर करना है, उस समय जोड़ता है, ये जोड़ देगा फिर छोड़ देगा, फिर जोड़ लेगा फिर छोड़ देगा। लेकिन जो ये है ना कोएंजाइम B12, ये आपको मिलता है ये बॉडी के अंदर, ठीक है? इसलिए ये है नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ये और ये नहीं लिखना है आपको। समझ गए ना? गेट में क्वेश्चन आ चुका है ये। अरे जैसे मान लो मैं एक एक कंपाउंड सिंथेसाइज करता हूं, उसको मैं सेपरेट कर रहा हूं। सेपरेशन के लिए हमें कुछ रिएजेंट की जरूरत होती है कि नहीं भाई? कुछ रिएजेंट लगते हैं ना हमें, यस या नो? अरे भाई 4 लोग अगर हैं, हमें उनमें से किसी एक को निकालना है, तो उसके सेपरेशन के लिए हम कोई ना कोई चीज उसमें ऐड करेंगे ना, उससे इंटरेक्शन कर ले वो, उस समय लगता है CN माइनस। प्रोसेस ऐसी सेपरेशन की है उस समय CN माइनस लगता है, नेचर में नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं कि ऑर्गेनिज्म के अंदर CN माइनस लगा होता है या हमारी बॉडी के अंदर CN माइनस लगा हुआ कोबालामिन है, ऐसा नहीं है। वो सेपरेशन के टाइम पे लग जाता है, नेचर में नहीं होता ऐसा। क्लियर है बात? ये क्वेश्चन गेट 2016 में पूछा गया था कि नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में जो 6 लिगेंड है वो कौन सा है? CN भी दिया था, वाटर भी दिया था, मिथाइल भी दिया था, 5 डिऑक्सी एडेनोसिल भी दिया था। तो लिगेंड कौन सा होता है नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में? 5 डिऑक्सी एडेनोसिल। ये सब मत लिखना, समझ गए? अब उसमें तो सब आपको लग रहा है कि सब तो विटामिन B12 है, ये वाला भी है, ये वाला भी है, सारे एटलीस्ट CN को देख के तो आप डेफिनेटली करोगे। समझ गए ना? इसलिए गड़बड़ मत करना, ठीक? तो ये हमारा हो गया 5 डिऑक्सी एडेनोसिल, ये हमारे पास हो गया नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इतनी बात इसके बारे में क्लियर है? एक चीज यहां से और देखो, एक क्वेश्चन ये आता है इससे कि कोरिन रिंग जो है जब मेटल के साथ कॉम्प्लेक्सेशन करती है, तो जो रिंग्स बनती है उनका साइज क्या है? ध्यान से देखो यहां पर, ये रिंग कितने मेंबर्ड है? ये वाली 5 मेंबर्ड है ना? ये रिंग कितने मेंबर्ड है? 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड। ये रिंग कितने मेंबर्ड है? 5। ये कितने मेंबर्ड है? 6। ये कितने मेंबर्ड है? 5। ये कितनी है? 6। ये कितनी है? 5। ये कितनी है? 5। देखो ध्यान से, 6 6 6 5 5 क्यों हुआ? क्योंकि मिथाइल ब्रिज यहां से गायब है। तो ध्यान रखना, जब कोरिन जब मेटल के साथ कोऑर्डिनेट करता है ना, तो 5 जो है क्या बनती है? 1 2 3 4 5 5 बनती है 5 मेंबर्ड रिंग, और 3 क्या बनती है? 1 2 3 क्या बनती है? 6 मेंबर्ड रिंग। अगर ये पोरफायरिन होता ना, तो 4 क्या बनती? 6 मेंबर्ड, और 4 क्या बनती? 5 मेंबर्ड। यहां ऐसा नहीं है, समझ गए? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया था, तो यहां लिख लेंगे हम लोग
कोरिन फॉर्म फाइव, ऐसे कोरिन फॉर्म 3 6 membered ring, 6 membered ring और 5 membered ring। तो अगर आपको ये पता है कि मिथाइन ब्रिज वहां से गायब है तब ऐसा पता पाओगे आप, ठीक है। अगर यही पोरफायरिन होता तो आपके पास दोनों का नंबर 4 और 4 होता, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। ये इतनी बात हो गई इसके स्ट्रक्चर की। हमने एक्सियल लिगैंड देख लिया क्या होता है, क्या ऐड करने पर क्या होगा, नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या है, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। इतनी बात क्लियर है? बोलो। देखो इसमें एक क्लास और लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। हाँ हाँ वो बताऊंगा मैं, काहे परेशान हो। ठीक है, देखो ऑर्गेनोमेटेलिक B12 है। B12 जो है नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, लेकिन बाकी ऐसे आप बाकी अभी तक हमने जितने पढ़े थे, जो भी हम अभी पढ़ रहे हैं, जो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे, उनमें से कोई भी नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। मतलब नेचर में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऐसा नहीं है। तो हमें ये फाइंड आउट, हमें ये जानना चाहिए कि आखिर विटामिन B12 इकलौता है, ढेर सारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्यों नहीं हो गए नेचर में। इसका मतलब सिंपल है कि जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते होंगे वो स्टेबल नहीं होते होंगे। और क्यों स्टेबल नहीं होते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के इनस्टेबिलिटी का सबसे बड़ा रीजन है क्या? बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन, राइट। तो जब वो बनता है ना, एल्काइल को जोड़ता है या ऐसे किसी सिस्टम को जोड़ता है जहां पर बीटा हाइड्रोजन है, तो क्या करेगा वो? वहां से ब्रेक कर देगा उसको। तो क्या उसका सबसे जो कॉमन प्रोसेस है जिसके थ्रू ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ब्रेक हो जाते हैं, वो क्या होता है? बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन, ठीक है, राइट। अब उसी बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन को इसमें बंद कर दिया गया है। कैसे बंद कर दिया गया है? जब आप बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन के बारे में जानोगे कि बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन किन किन कंडीशंस में ब्लॉक कर दिया जा सकता है, उस समय जो है आप जान जाओगे कि ये वाला क्यों स्टेबल है। ठीक, चलो आगे देखते हैं। अब ध्यान से समझो, देखो विटामिन B12 में जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, राइट, वो कई सारी डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होता है। कोबाल्ट जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, वो +3 से रिड्यूस होकर +2 में जाता है, +2 से रिड्यूस होकर किस में जाता है? +1 में जाता है, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो विटामिन B12 के अंदर कोएंजाइम B12 है, वो डिफरेंट तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो लिख लेते हैं कोबाल्ट 3 शो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, या फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट, ऐसे लिख सकते हैं कोबाल्ट इन कोबालामिन show following oxidation state under physiological condition, देखो कोबाल्ट 3 हमारा है, ध्यान देखो इधर, कोबाल्ट 3 हमारा है, यहां पर X लगा हुआ है, राइट, और यहां पर हमारा Bb मतलब वही बेंजीमिडाजोल, राइट, सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम है। यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 18, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 18। और नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ये है D6 सिस्टम। इधर देख लो कैसे 18 कैसे हुआ, इधर देखो पीछे, देखो इधर। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा ना, आप इसकी मैकेनिज्म को समझ नहीं पाओगे। देखो इधर कोबाल्ट 3 प्लस क्या है? ये D6 है ना, कोबाल्ट 3 प्लस है D6।
राइट। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। और ये जो सिस्टम लगा हुआ है माइक्रोसाइक्लिक लिगेंड, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये नाइट्रोजन देगा, 2 ये देगा, 2 ये देगा, 2 ये देगा। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन हमारा कहां से आया? माइक्रोसाइकिल से, राइट। 2 इलेक्ट्रॉन ये देगा और 2 इलेक्ट्रॉन ये देगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए टोटल? जोड़ो जरा, 18 हो गए कि नहीं? देखो जरा इसे। अरे 6 यहां से, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 2 16, 2 18, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए कोबाल्ट के पास? 18 इलेक्ट्रॉन काउंट करना जानते हो ना? तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, वही मैंने लिखा है। और अगर मैं पूछूं कि कोबाल्ट के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 18। लेकिन अगर मैं पूछूं सिर्फ कोबाल्ट के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो क्या है? D6। तो वही मैंने इधर लिखा पीछे, देखो इधर। इधर हमने लिखा है जो 6 कोऑर्डिनेट है, यहां पे लिख देता हूं मैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है कोबाल्ट का, ऑफ कोबाल्ट कितना है? 6। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 18। डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कोबाल्ट कितनी है? 6। और यहां इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 3 है। ठीक, इसको मैं एक इलेक्ट्रॉन से रिड्यूस करता हूं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ऐसे, यहां बी लगेगा और यहां क्या हो गया? एक्स। ठीक, रिड्यूस करने का मतलब है, इधर देखो, ऐसे। ध्यान देखो जरा, अगर एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ चला, एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ चला जाए, तो कोबाल्ट की तरफ अगर एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी कि नहीं? अरे भाई ये D6 है। अभी जब इसका एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ चला आएगा तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से इसकी एक ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो जाएगी ना, तो क्या हो जाएगा? 3 से क्या हो जाएगा? ये 2 हो गया कि नहीं? राइट। अब 2 हो गया। अब ये सिस्टम कैसा हो गया? देखो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 5। डी इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? ध्यान से देखो, पहले 6 इलेक्ट्रॉन था, अभी जब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 7। तो यहां मैं क्या लूंगा? ये है D7, राइट। अभी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? देखो 7 इलेक्ट्रॉन इसके, 8 इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा? जो हमारे पास पाइरोल सिस्टम था, कितना हुआ? 15। और 2 इलेक्ट्रॉन यहां से, कितना हुआ? 17। ये कैसा सिस्टम है? ये 17 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। 17 है ना भाई। 7 इलेक्ट्रॉन कोबाल्ट का, क्योंकि कोबाल्ट गया +2 में, राइट। 2 इलेक्ट्रॉन यहां से हो गए 9। 8 इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे? जो 4 नाइट्रोजन है हमारे पास माइक्रोसाइक्लिक लिगैंड के, तो टोटल कितना हो गया? 9 8 17 हुआ ना। फिर से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट और होती है 1। यहां पर क्या हो जाता है? ये X-, और ये ऑर्बिटल क्या हो जाएगी? खाली। ये हट जाएगा यहां से, ये बन जाएगा। मतलब ये हुआ, ध्यान से देखो, इसमें क्या हुआ है? एक प्लस कर दो, ठीक है। अगर मैं दोनों के दोनों, ध्यान से देखो, अगर दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए जाए, तो जब एक इलेक्ट्रॉन दिया गया था तो 1 से कम हुआ था, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया जाए तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 यूनिट से कम हो जाएगी, राइट। इस पे क्या जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। इधर देखो, यहां पर 1 हो गया, इस पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। और यहां से जो बेस हमारा लिगेंड था, ये भी क्या हो गया? हट गया। यहां भी देखो, यहां पर एक्सियल लिगेंड लगा हुआ है, यहां पर एक्सियल लिगेंड लगा हुआ है, लेकिन जब कोबाल्ट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा तो एक्सियल लिगेंड यहां से हट जाएगा। क्यों हट जाएगा? क्योंकि ये 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया है। तो देखो यहां से, ये हो गया 16 इलेक्ट्रॉन, और कोबाल्ट 1 क्या होता है? D8। और यहां कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी? 4। 4 क्यों? क्योंकि 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री को फेवर करता है, इसलिए ये हट गया है यहां से। और जो हमारे पास 4 पाइरोल हैं वो क्या करेंगे? स्क्वायर प्लेनर को फेवर करेंगे, ठीक है। तो 3 स्टेट है। कोबाल्ट जब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसमें डी इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना, उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 18। डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट है 3। कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। कोबाल्ट जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन 17, राइट। उसके बाद D7 कॉन्फ़िगरेशन, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 5। फिर आगे जब फर्दर कोबाल्ट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है तो फिर उस समय जो है 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया वो, उसके पास D8 हो गया वो, राइट। D8 हो गया और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4। 4 क्यों हुआ? क्योंकि D8 जो है ना, किसको फेवर करता है? स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री को, और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 4। इसलिए जो ये एक्सियल लिगेंड है ना, ये भी हट जाता है।
इसको बोलते हैं बेस ऑफ। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? बेस ऑफ। मतलब जब बेस वाला, बेस का मतलब जो बेसल लिगेंड है या जो एक्सियल लिगेंड, जब वो हट जाता है ना तो उसको बोलते हैं बेस ऑफ। अगर वो लगा रहता है उसको क्या बोलते हैं? बेस ऑन। तो यहां पर बेस ऑन है, यहां पर बेस ऑफ है। तो आपसे पूछ सकता है कि कोबाल्ट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन, डी में क्या कॉन्फ़िगरेशन है, राइट? इतनी बात समझ में आ रही है? और यहां ऐसे लिख सकते हो ना, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इसी के पास आएंगे। इन तीनों को जरा देखो और मुझे बताओ कि इनमें से आपको पैरामैग्नेटिक कोई लग रहा है? अगर आपसे मैग्नेटिक बिहेवियर पूछे कि कोबाल्ट 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है, कोबाल्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है, कोबाल्ट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है, तो आप मैग्नेटिक बिहेवियर बता सकते हो। इन तीनों में से आपको कौन सा पैरामैग्नेटिक लग रहा है? पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला? पैरामैग्नेटिक मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां दिख रहा है आपको? यही दिख रहा है ना? यहां तो पेयर्ड है और यहां जो बॉन्ड बना है यहां भी पेयर्ड है। इसका मतलब जो ये पहली वाली स्टेट है, जो दूसरी स्टेट है, जो तीसरी स्टेट है, इनमें पहला वाला क्या है? डायामैग्नेटिक। लास्ट वाला भी क्या है? डायामैग्नेटिक। लेकिन कोबाल्ट जब 2 में होता है तो वो कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक, राइट? और ध्यान से देखो, इसको बोलते हैं B12। ऐसे रिडक्शन के बाद इसको बोलते हैं B12R। आर का मतलब रिड्यूस्ड। देखो, जब कोबाल्ट 3 में होता है तो इसको बोलते हैं B12। जब एक इलेक्ट्रॉन से रिड्यूस उसको बोलते हैं B12R। आर का मतलब रिड्यूस्ड। जब एक इलेक्ट्रॉन से और रिड्यूस होता है इसको बोलते हैं B12S। एस मतलब सुपर रिड्यूस्ड। तो मैं यहां पीछे लिखता हूं, जो हमारे पास पहला था वो क्या था? B12 में कोबाल्ट क्या था? +3 में। ऐसे लिखा जाता है इसको। फिर लिखते हैं B12R, इसमें कोबाल्ट किसमें है? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। फिर हम लिखते हैं B12S। एस का मतलब सुपर रिड्यूस, इसमें कोबाल्ट किसमें होता है? +1 में। तो R का मतलब रिड्यूस्ड है, एस का मतलब सुपर रिड्यूस्ड है। समझ में आया? तो जो तीनों स्टेट है उसका नाम ऐसे लिखा जाता है 3, 2, 1। नॉर्मल B12, रिड्यूस्ड एंड सुपर रिड्यूस्ड। ठीक है? मैग्नेटिक बिहेवियर अगर देखो, देखो और एक चीज ध्यान रखना, सारे के सारे लो स्पिन होते हैं। ये भी लो स्पिन, ये भी लो स्पिन, सब लो स्पिन। लो स्पिन का मतलब डायमेट्रिक थोड़ी होता है, सबके सब क्या होते हैं? लो स्पिन। ठीक है? +3 में भी लो स्पिन, +2 में भी लो स्पिन, +1 में भी। ये तो आपको पता ही है कि D8 स्क्वायर प्लैनेट कॉम्प्लेक्सेस लो स्पिन होते हैं, सारे के सारे लो स्पिन होते हैं। मैग्नेटिक बिहेवियर अगर आपसे पूछे, मैग्नेटिक बिहेवियर, तो ये जो B12CO3 होता है क्या होता है? ये डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक। ये वाला क्या होगा? पैरामैग्नेटिक, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और ये क्या होगा? ये भी डायामैग्नेटिक। तो जो तीनों की तीनों स्टेट है उसमें थर्ड वाली डायामैग्नेटिक होती है, फर्स्ट वाली डायामैग्नेटिक होती है, लेकिन जिसमें सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो क्या होता है? वो होता है पैरामैग्नेटिक। पूछ लेगा आपसे ESR एक्टिविटी बताइए, ESR। तो इन तीनों में से पहला वाला जब B12CO3 होगा तो क्या होगा? ये ESR इनएक्टिव। जो बी जो CO फर्स्ट होगा तो भी क्या होगा? ESR इनएक्टिव। लेकिन जब ये सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो फिर क्या होगा? ESR एक्टिव। तो आपसे सवाल, B12CO3 दे दे, B12RCO सेकंड दे दे, B12SCO फर्स्ट दे दे, पूछ ले बताओ EPR एक्टिव कौन है? तो जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वही EPR एक्टिव होगा ना। समझ गए? कलर पूछता है, कलर। ये सारे के सारे कलर हैं, ठीक है? सभी कलर्ड हैं। और कलर क्यों होता है? ये भी कलर्ड, ये भी कलर्ड। कलर आपको याद नहीं रखना, ठीक है? कोई ग्रीन होता है, कोई रेड ब्राउन होता है, कलर हमें नहीं ध्यान रखना, लेकिन कलर्ड ये सारे के सारे होते हैं। क्यों कलर हो रहा होगा बताओ जरा? इन सब में कलर क्यों आ रहा है? ये देखो कौन सी रिंग लगी है इसमें, इधर देखो। जब भी साइक्लिक कॉन्जुगेटेड रिंग लगी हो ना, ये वाली,
तो कलर किस वजह से आता है? पाई टू पाई स्टार। मैंने आपको बताया है पहले भी कि जिस भी सिस्टम में पोरफायरिन जैसा सिस्टम लगा हो या पोरफायरिन लगी हो, उनका कलर मेनली क्यों आता है? ड्यू टू पाई स्टार ट्रांजिशन। तो पोरफायरिन तो तीनों में सब में है ना। देखो जो पोरफायरिन है वो तो सब में लगी है, चाहो तो ऐसे दिखा दो। देखो पोरफायरिन यहाँ पे लगी है, यहाँ ऐसे ऐसे लिख सकते हो आप, ये तो सब में लगी है। पोरफायरिन का मत सॉरी, कोरिन यहाँ भी लगी है, कोरिन यहाँ भी लगी है। कोरिन थोड़ी हटी है, कोरिन तो है ही है सबके साथ ऐसे, और कोरिन यहाँ भी है, बस वो एक्सियल लिगेंड हटे हैं। और अगर कोरिन लगा है तो कलर क्या आएगा? ड्यू टू, यहां लिख लेना आगे, ये कलर का रीजन क्या है? सबके कलर का रीजन ड्यू टू पाई स्टार ट्रांजिशन। इस वजह से चाहे +3 में हो कोबाल्ट, चाहे +2 में हो, चाहे +1 में हो, सब में कलर आता है। ठीक। अब इसमें एक सवाल और, एक क्वेश्चन और बन सकता है, लेकिन मैं उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। ठीक है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब देखो अगली क्लास हम लोग पढ़ेंगे कि जो देखो ये इनएक्टिव है, ये इनएक्टिव है, जिसके बारे में ESR के बारे में बात नहीं करना, राइट। ये वाला अभी कुछ क्लास लगेगी भैया, ठीक है, अभी थोड़ी क्लास और लगेगी, ज्यादा नहीं लगेगी, कुछ क्लास और लगेगी। ये ESR एक्टिव है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ESR स्पेक्ट्रम इसका दिखाई कैसे देता है। फिर आपसे पूछ सकता है कि इस वाले में जो आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कौन सी ऑर्बिटल में, पूछ सकता है कि नहीं? पूछ सकता है कि जो B12RCO3 है, आप बता रहे हो कि पैरामैग्नेटिक है, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिटल में है? DXZ में है, DYZ में है, DZ स्क्वायर में है, DX स्क्वायर Y स्क्वायर में। और अगर आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का पता चल गया कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिटल में है या कौन सी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो आप G पैरेलल और G परपेंडिकुलर बता सकते हो, जो कि आप ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी में बताते हो। अभी पढ़ लो भैया पहले मुझसे, ठीक है, अभी 1-1.5 महीने पढ़ लो, पहले एक बार जान लो मैं कैसा पढ़ाता हूँ, क्या पढ़ाता हूँ, उसके बाद, ठीक है, पहले आपको मेरे पर ट्रस्ट तो हो जाए कि मैं क्या पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ा भी लेता हूँ कि नहीं पढ़ा लेता हूँ। ठीक, तो एक बार देख लो अच्छे से, उसके बाद जो है फिर आप डिसाइड कर लेना। तो अभी पढ़ लो एक बार, पहले सीख तो लो मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ, क्या सिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है, राइट। उसके बाद आपको इन्फॉर्म कर देंगे हम कि कोर्स कब चलेगा कब नहीं चलेगा, ठीक है। तो अब एक चीज समझ लो, समझो ध्यान से। तो अगर आपको ये पता चल जाए कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिटल में है, देन यू विल बी एबल टू प्रेडिक्ट G पैरेलल G परपेंडिकुलर, जो आप पढ़ते हो ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी में, ठीक है। उसके बाद हम आगे क्या पढ़ेंगे? आगे हम पढ़ेंगे कि ये वाला जो है ये है D8, ये है क्या है D6। हम पढ़ेंगे फिर ऑर्गेनोमेटेलिक थोड़ा बहुत कि D8 है तो ऑक्सीडेटिव एडिशन शो करेगा, D10 है तो रिडक्टिव एलिमिनेशन शो करेगा। एक चीज ध्यान से देखो, ये पर्टिकुलर सिस्टम क्या है? D6, 18 इलेक्ट्रॉन क्या शो करता है? 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, रिडक्टिव एलिमिनेशन, राइट। या ऐसे बोल सकते हो कि आप हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है तो रिड्यूस होना चाहेगा। ये क्या शो करता है? D8 ऑक्सीडेटिव एडिशन। जो रेडिकल है, ये तो रेडिकल है ना, तो देखो ये लोग, ये शो करता है ऑक्सीडेटिव एडिशन, ये शो करता है रिडक्टिव एलिमिनेशन, ये रेडिकल रिएक्शन के थ्रू मैकेनिज्म करता है। तो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि कोबाल्ट 3+ और कोबाल्ट 1+ कैसे रिएक्शन करते हैं और कोबाल्ट 2+ कैसे रिएक्शन करता है, कौन कौन सी रिएक्शन को कैटेलाइज करता है, रोल क्या है हमारे पास, पोरफायरिन फ्लेक्सिबल क्यों हुई है, राइट, प्रोटीन का रोल क्या है, बेस का रोल क्या है, और साथ में इसी से रिलेटेड एक टॉपिक और है कोएंजाइम F430, राइट, ठीक है, वो इसी से रिलेटेड है। एक बार नेट में क्वेश्चन आया था तो हम लोग उसको भी सॉल्व करेंगे। और जो अगली क्लास होगी ना, मैं आपको सबसे पहले ये पढ़ाऊंगा कि नेचर में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का नंबर कम क्यों है, ठीक है, क्यों हमको एक ही कंपाउंड ऐसा दिख रहा है, बाकी हम बहुत सारी बाइनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बायोलॉजिकल सिस्टम पढ़ रहे हैं, वो लोग ऑर्गेनोमेटेलिक नहीं है, ठीक है, राइट। समझ में आ रहा है? तो हमें भी क्या क्या पढ़ना है, हमने फंक्शन देख लिया, हमने देख लिया लिगैंड कौन सा है। अभी तक जो आप पढ़े हो ना, इससे कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन आपका एग्जाम में हो जाएगा, कम से कम 4 क्वेश्चन। आगे जो पढ़ेंगे, जो 4-5 क्वेश्चन बाकी बचेंगे, उनसे हो जाएंगे, ठीक है। तो सबको ध्यान रखना कि कौन सा वाला रिड्यूस्ड है, कौन सुपर रिड्यूस्ड है, कौन पैरामेट्रिक है, कौन डायमेट्रिक है, कौन ESR शो करेगा नहीं शो करेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, ये सब चीजें। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, ठीक है।
तो ठीक है, इस क्लास को एंड करते हैं। और आज एक चीज और, हम लोग शाम को पढ़ते थे रिएक्शन मैकेनिज्म इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। तो मैंने कल वाली क्लास में बताया था कि मुझे जाना है आज, तो हम लोग इवनिंग में क्लास में, अगर आप लोग 2 बजे क्लास ले सकते हो ना, तो मैं 2 बजे पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि 5 बजे मुझे निकलना है। तो 2 बजे मैं क्लास ले लूंगा, ठीक है? हाँ बिल्कुल, घर ही जाना है भैया, घर ही जाना है, बिल्कुल घर जाना है यार। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, ओके, गुड, गुड, बिल्कुल, बहुत सही। चलो ठीक है, ठीक है। तो हम लोग क्लास कितने बजे लेंगे? 2 बजे से, ठीक है, 2 PM पे, राइट? तो जिसके जो जो लोग आ सकते हैं आप लोग आ जाना, बाकी जो भाई नहीं आ सकते आप बाद में देख लेना, ठीक है? तो 2 PM पे हम लोग पढ़ेंगे, राइट? ठीक है, चलो ठीक है, तो हम लोग 2 बजे मिलते हैं, राइट? अपना ध्यान रखिए, खुश रहो, खुश रहो, ओके, ठीक है, टेक केयर।